हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जितना भी लेक्चर दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, वो सब आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछो। और चूँकि अब मैंने अपना पूरा का पूरा कोर्स बाइलिंगुअल डिज़ाइन कर दिया है, मतलब आपको कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। और इवन मैं जब बताऊँगा क्लास में तो मैं हिंदी ही बताऊँगा, इंग्लिश ही बताऊँगा। सो आज का हमारा लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था सर खोटा पढ़ाइए। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग खोटा। आज हम लोग खोटा स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं बताऊं कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। हम खोटा में गद्य भाग से स्टार्ट करने वाले हैं। हम पहले पढ़ेंगे छैयर। आज हम छैयर शुरू करने वाले हैं। और चूँकि आप लोगों को बताऊँ कि छैयर में 10 कहानियाँ हैं, सो आज हम छैयर की पहली कहानी पढ़ने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने जो डिमांड किया था मैं उसको लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। सो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, दो जो आर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी, जेएसएससी एंड एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ झारखंड अलॉन्ग विथ एसबीआई, बैंक, पीओ, रेलवे, एक्साइज, आरआरबी, एनटीपीसी, जो भी लोग जनरल कम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है हमारा झारखंड। आपको इस चैनल पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। और दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। मैं आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मदद कराने वाला हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं अपना खोटा का पहला लेक्चर, जो आप लोगों ने बहुत कमेंट में मेरे को बोला कि सर खोटा स्टार्ट करो। सो टुडे वी हैव स्टार्टेड खोटा। आप देखो, मैं एक्चुअली क्या हुआ कि मैं थोड़ा पहले भी स्टार्ट करता, लेकिन मैं जब भी कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं उसका एक डिज़ाइन करता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं उसको सिंपलर वे में डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ, और ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो मुझे पहले तो कहानी पढ़नी पड़ी, और इवन खोटा वाज ऑल्सो न्यू टू मी। खोटा भाषा जो है मेरे लिए भी नई थी, तो मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए। और देखो, मैं लेक्चर में आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और बिलीव मी, बड़ा ही प्यारा लैंग्वेज है। अगर आप पढ़ने लगोगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा खोटा से। एक इंटरेस्ट जग जाता है जब आप स्टोरी को पढ़ते हो। तो मुझे बड़ा पसंद आया। आप लोग बिल्कुल लोड मत लो। मैं जितना खोटा आपको बताने वाला हूँ 90% से ऊपर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। एंड बिलीव मी, कम से कम जेएसएससी सीजीएल वालों को दिक्कत नहीं होगा। जेपीएससी वालों के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा, पर जेएसएससी सीजीएल वालों के लिए जितना मैं बता रहा हूँ दैट विल बी सफिशिएंट। और कहानी के बाद हम एमसीक्यू भी आज कुछ एमसीक्यू लगाने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और पूरा पढ़ाने के बाद, गद्य भाग पढ़ाने के बाद मैं एक लंबा चौड़ा एमसीक्यू का सेशन लेके आऊँगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। सो चलिए, वी आर स्टार्टिंग खोटा भाषा। और खोटा भाषा में जो गद्य भाग है, जिसमें पहला है छैयर। आज हम छैयर शुरू करने वाले हैं। छैयर एक कहानी संग्रह है, ठीक है, कहानियों का गुच्छा है। खोटा में गुच्छा मतलब गुच्छा बोलते हैं, गौछ बोलते हैं एक्चुअली में, जिसका मतलब होता है संग्रह। कहानी गौछ मतलब संग्रह होता है। तो ये चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखा हुआ है। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से सुनना, हम बहुत अच्छे तौर पे कहानी के तौर पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, छैयर कहानी संग्रह। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कहानी है, ये जो किताब है छैयर, इसके लेखक के बारे में हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इसको जिसने लिखा है उसका परिचय क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि आप खोटा में कहते हो लेखक कर खाट खूट परिचय, ठीक है। खोटा भाषा में बोलते हैं एक डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, कि खाट खूट परिचय। सो देखो, लेखक जो है ये चितरंजन महतो चित्रा, इनका मूल नाम तो है चितरंजन महतो। इनका मूल नाम क्या है? चितरंजन महतो। और उपनाम क्या है इनका? तो चित्रा। तो देखो, ये पूछा जा सकता है कि ये जो लेखक है, छैयर के लेखक, उनका उपनाम क्या है? तो चित्रा है। मूल नाम इनका चितरंजन महतो है। और अगर इनका साहित्यिक नाम पूछा जाए तो वह है चितरंजन महतो चित्रा। ये पूरा साहित्यिक नाम हुआ, लेकिन उपनाम क्या होगा? चित्रा। और मूल नाम क्या होगा? चितरंजन महतो, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। इनका जन्म 1946 में हुआ था। माता पिता, अगर आप खोटा में बोले तो मायके बाप के नाम, माँ का नाम धनिया देवी और पिताजी का नाम घनेनाथ महतो, ठीक है। ये बीच में मैंने कुछ खोटा शब्द का प्रयोग किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप थोड़ा एक्वेंटेड हो जाए खोटा के शब्दों से। अच्छा, इनका स्थानीय निवास, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़, जो झारखंड में है, ठीक है। तो रामगढ़ जिला में एक जगह है लारी, वहाँ के रहने वाले थे। अब चितरंजन महतो द्वारा और कौन कौन सी प्रकाशित कृतियाँ हैं, इन्होंने और क्या क्या लिखा है? क्योंकि देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं ना,
तो मैं देख रहा था कि खोटा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य भाग से या इवन पद्य भाग से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपसे बड़ा बेसिक चीज़ पूछ लेते हैं, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है खोटा में, ठीक है। आप पढ़ो, आज के लेक्चर के बाद मुझे आप बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है खोटा को लेकर, ठीक है। रियली मैं जानना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट में जितने लोग मेरे वीडियो को देखोगे वो मुझे बताना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, क्योंकि मैं देखो इतना अच्छा से लेक्चर डिज़ाइन करके आपके ला रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मेरी काफ़ी मेहनत लग रही है, सो हम चाहते हैं कम से कम आप भी जुड़ो और सीखो। तो चित्तरंजन महतो द्वारा जो प्रकाशित कृतियाँ, उसमें पहला है जिंदगी स्टो, ये देखो खोटा भाषा में लिखा हुआ है, ये एक उपन्यास है। दूसरा है छैयर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, ये कहानी संग्रह है, याद रखना। उपन्यास छैयर क्या है, कहानी संग्रह है। फिर तीसरा इनका जो प्रकाशित मतलब इनकी जो लिखी हुई कृतियाँ हैं वो है एक महाराई। महाराई एक्चुअली में खोटा का एक लोक महाकाव्य है, ठीक है। एक्चुअली खोटा भाषा में महाराई जो है ना, लोक महाकाव्य का एक संकलन है, ठीक है, या इसे संकलन प्रस्तुतिकरण भी आप कह सकते हो। तो महाराई के बारे में आप याद रखना कि ये लोक महाकाव्य का संकलन या प्रस्तुतिकरण है। छैयर एक कहानी संग्रह है, और जिंदगी टो क्या है, एक उपन्यास है। ये तीनों चीज़ याद रखना कि जिंदगी टो एक उपन्यास है, छैयर क्या है, कहानी संग्रह है, और महाराई जो है लोक महाकाव्य का एक प्रस्तुतिकरण है या फिर संकलन है। अब देखो, ये जो बुक लिखा गया है छैयर, ये जो किताब है छैयर, इसका प्रकाशक कौन है? प्रकाशक को खोटा भाषा में बोलते हैं कजरा सेंद्रादन, ठीक है। सो इसके जो प्रकाशक है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, ठीक है, यहाँ से प्रकाशित हुआ है। खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से प्रकाशित हुआ है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, जिसे आप बोलते हो इंजरान बजर, इंजरान बदर, जो आप खोटा में बोलते हो इंजरान बदर का मतलब क्या है, प्रकाशन वर्ष। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि इंजरान बदर का मतलब क्या होता है, या आपसे पूछे कि इस किताब का, छैयर किताब का इंजरान बदर कौन सा साल था, तो आपको पता होना चाहिए कि इंजरान बदर मतलब होता है प्रकाशन वर्ष, ठीक है। ये 2007 में प्रकाशित हुई थी, और इसमें कहानीकर संख्या इज ए खोटा वर्ड, मतलब कहानियों की संख्या कितनी है, तो 10 है। देखो, इस पूरे स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं जिस प्रकार का MCQ देख रहा था खोटा में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, बहुत कुछ है भी नहीं। लेखक का नाम चित्तरंजन महतो, उपनाम चित्रा, साहित्यिक नाम चित्तरंजन महतो चित्रा, जन्म 1946 में, माता पिता का नाम धनिया देवी और घनेनाथ महतो, रामगढ़ के रहने वाले थे, ठीक है। एक उसमें जगह है आपका लारी, वहाँ से इनका 3 जो प्रमुख कृतियाँ हैं, इसमें क्या आपका जिंदगी टो हो गया उपन्यास, छैयर हो गया आपका कहानी संग्रह, महाराई क्या हो गया महाकाव्य का एक का संकलन या प्रस्तुतिकरण है। प्रकाशन वर्ष हो गया 2007। प्रकाशक केंद्र कौन सा है, तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, और कहानी का संख्या कितना है, कहानियों का संख्या 10 है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो इस छैयर किताब में 10 कहानी है, वो कहानी कौन कौन सी है, हम एक बार उसको देखते हैं। कहानी का नाम मैंने कुछ खोटा भाषा को इसमें रखा है, शब्दों को रखा है, ताकि आपको उससे क्लैरिटी बढ़ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो कहानी का नाम है, पहला कहानी है छैयर, जिसका मतलब होता है छाया या परछाई, जिसका मतलब क्या होता है, छाया या परछाई, ठीक है। दूसरा है बोने के लोर मतलब जंगल के आंसू। जंगल को जब काटा जाता है तो वो अपनी वेदना व्यक्त करता है कि किस तरह से लोग अपना शहरीकरण करने के चक्कर में हमको नष्ट कर रहे हैं। तो बोने के लोर मतलब जंगल के, लोर मतलब होता है आंसू, लोर मतलब क्या होता है, आंसू, ठीक है। देखो, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, पर ध्यान देना, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको समझाने का प्रयत्न है मेरा। बोने के लोर मतलब जंगल के आंसू। तीसरा कहानी है हम कैसे जियब, मैं कैसे जीऊँगा, ठीक है। ये देखो, ये जो स्टोरी है, ये बड़ा मार्मिक चित्रण है इसमें, कि एक पत्नी का पति जो है, एक स्त्री का पति जो है, वो शराब वराब पी के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है, वो मर जाता है। तो उसकी पत्नी अपना दुख व्यक्त करती है, बताती है कहानी में कि अब तुम तो चले गए, मैं कैसे जीऊँगी, हम कैसे जियब। चौथा कहानी है बुबा एगो कहानी कही है। तो ये जो है एक्चुअली एक छोटा बच्चा जब अपने दादा वादा से, जो बड़े बुजुर्ग उम्र के लोग होते हैं, उनसे कहता है कि हमें कहानी सुनाओ, तो वही है आपका बुबा एगो कहानी कह। अब देखो, गुरु जी के फिक्र जो है, जैसा कि नामों को पता चल रहा है, गुरु का फिक्र। जब आपको गुरु का फिक्र होता है, तो ये कहानी में गुरु का फिक्र के बारे में बताया गया है।
समय कटवा ताश खेला, कि समय काटने के लिए ताश खेलना। पांचवा 1 2 3 4 5 6 7वां जो है आपका सांस्कृतिक झगड़ा। देखो ये जो स्टोरी है ना, दो संस्कृतियों के बीच में डिफरेंसेस आने की वजह से किस तरह का मतलब उन दोनों के बीच में जो विवाद होता है उसको दर्शाया गया है कि दो संस्कृति के बीच में, जैसे मान लो हमारी संस्कृति कुछ और है, आपकी कुछ और है, तो हम दोनों के बीच में किस प्रकार का झगड़ा होगा उस तरह का वर्णन उस कहानी में किया गया है। फिर एक है चोर डाकू लुटेरा, नया जमींदार का रौब रुतबा, उसके बारे में बताया गया है। और लास्ट है देवता खाई गलक डाकिन, कि देवता को डाकिन खा गई। तो ये 10 कहानियाँ हैं और मैं आपको बताऊँ कि जब आप पढ़ोगे ना तो खोटा देखो ऐसा उतना टफ नहीं है। बहुत सारे जो झारखंड में लोग रहते हैं ना वो तो खोटा की कुछ ना कुछ भाषा को मतलब शब्दों को प्रयोग जरूर करते होंगे। तो ये 10 कहानी हमें पढ़नी है, जिसमें से आज हम पहला पढ़ने वाले हैं छैयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो हर बार नई कहानी स्टार्ट करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो कहानी कर संख्या, टोटल संख्या कितना है छैयर में, तो 10 कहानी की संख्या है, आप इसको याद रखना, जिसमें से पहला कहानी है छैयर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहानी पार्ट 1 छैयर। अब देखो किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसके पात्रों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई पिक्चर देखने जाते हो तो उसमें जो पात्र कलाकार होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, सलमान खान हो गया, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हो गए, चाहे कैटरीना कैफ एक्टर एक्ट्रेस विलन कोई हो गया, सो पात्र वो होते हैं, कहानी उस फिल्म के पात्र वो थे, ठीक है। तो इस कहानी के जो हम सुनने वाले उसके पात्र कौन कौन से हैं इसको जानना जरूरी है, ताकि हमें कहानी अच्छे से समझ आएगी। तो कहानी के पात्रों को आपको इसलिए भी याद रखना है कि एग्जाम में मैंने देखा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लेंगे, पहले मैं पात्र बताता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे। तो ये छैयर जो कहानी है इसके प्रमुख पात्र एक तो है मोहन और रोहन। मोहन और रोहन कौन है? दोनों मजदूर हैं। ये मोहन और रोहन 2 व्यक्ति इस कहानी में दर्शाए गए हैं और दोनों मजदूर हैं, ठीक है। दोनों गोतियाँ हैं, ठीक है, सगे भाई नहीं है, गोतियाँ हैं। एक है सूरज नारायण चौधरी जो कि जमींदार हैं गांव के। एक है देव नारायण चौधरी जो उसी गांव में गुरुजी हैं, शिक्षक है। एक है छगन साव जो कि एक महाजन है, ठीक है। महाजन समझते हैं जो सौदा वौदा करता है, जिसके दुकान होते हैं, जो सूद पे पैसा देता है, वो होता है महाजन। कहानी का मूल संदेश देखिए, जब आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं छैयर, तो इसका मूल संदेश क्या है। एक्चुअली कोई भी नरेटर, राइटर, ऑथर जब एक कहानी को लिखता है तो उसके पीछे वो कोई तो संदेश देना चाहता है। तो इस कहानी के पीछे मेन संदेश क्या है? इस कहानी का मूल जो संदेश है वो क्या है? संगति का प्रभाव। मतलब आप जैसी संगति में रहते हो आपके जीवन में वैसी ही चीज़ें घटती हैं, उसी संगति के प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है, आप पे पड़ता है। तो संगति से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें घट सकती है। तो संगति जैसे आप जैसे संगत में रहेंगे उसी तरह का जीवन आपको जीने को नसीब होगा, आप उसी तरह के रास्ते पे बढ़ते चलेंगे। अगर आपकी कुसंगति है तो आप धीरे धीरे अपने जीवन को नष्ट कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। और अगर आप अच्छी संगति में रहते हो तो आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे, ठीक है, ग्रोथ होगा, आपके जीवन में विकास होगा। अब देखिए इसमें 2 चीज़ और है कि जमींदार की छाया में कौन था, ये याद रखना, रोहन था। और गुरुजी की छाया में कौन था? मोहन था। ये 2 बातें मैं आगे अभी स्पष्ट करूंगा। तो कहानी मुख्य पात्र कौन कौन हो गए, चलिए एक बार मैं आपको यहाँ देखिए मैं चाह रहा था कि आपको एक बड़ा अच्छा माध्यम से मैं कहानी को ऐसे बताऊं या पिक्चर के माध्यम से मैं कहानी को नरेट कर दूं ताकि आप कभी भूल ना पाओ, ठीक है। सो मैंने थोड़ा कंटेंट को उस टाइप से डिज़ाइन किया है। देखो मैंने यहाँ एक शब्द यूज किया, जमींदार की छाया में कौन था? तो रोहन था। और गुरुजी की छाया में कौन था? मोहन था। इस बात को हम समझेंगे, पहले ये समझ लो, क्योंकि छैयर जो कहानी इसका मतलब ही होता है छाया। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं, देखो एक तो हो गया रोहन और एक हो गया मोहन। ये रहा रोहन, ये रहा मोहन। दोनों मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, ईंटा उठाते हैं, बालू ढोते हैं, मसाला बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, प्लस्तर करते हैं, जो एक कूली मजदूर का काम होता है वो दोनों करते हैं। ये रहे हमारे गांव के जमींदार सूरज बाबू या सूरज नारायण चौधरी। ये जमींदार है गांव के। इनके सामने ये बड़ा पेड़ क्यों बनाया गया है, हम इस पे बाद में आएंगे, ठीक है। आपको अब ये जानना है कि रोहन जो है वो जमींदार सूरज बाबू के छाया में है, ठीक है, इनके छत्र छाया में पला बड़ा है। अब देखो इधर, ये देखो ये हमारे गुरुजी हो गए देव नारायण चौधरी, ठीक है, ये शिक्षक है। और मोहन जो है इनके छत्र छाया में पला बड़ा है। आप देख सकते हो एक जमींदार बड़ा रसूखदार आदमी होता है गांव का, तो ये पेड़ जो है बता रहा है कि इस पेड़ की छत्र छाया बहुत बड़ी है
और एक शिक्षक जो होता है आम आदमी, नॉर्मल गांव का जो व्यक्ति होता है वो उतना रसूखदार, उतना दबदबा वाला व्यक्ति नहीं होता है। तो ये पेंट डिपिक्ट कर रहा है कि इसकी छत्र छाया छोटी है। अब आगे देखेंगे कि क्या क्या बातें आएंगी। अच्छा, तो इसमें पात्र कितने हो गए? जमींदार सूरज नारायण चौधरी या सूरज बाबू, एक रोहन, एक मोहन, एक गुरुजी देवा चौधरी। देखो चूंकि ये मैंने लिखा है कि इसमें खोटा में तो चौधरी बोलते हैं उधर, ठीक है, चौधरी को चौधरी लिखते हैं, तो वो मैंने बता दिया। 4 और ये 5वां महाजन छगन साव, ठीक है। इसके अलावा जब आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो एक नाम और निकल के आएगा, बिरजू चौधरी, ठीक है, जो कि जमींदार सूरज नारायण चौधरी के पिताजी हैं, बिरजू चौधरी, ठीक है। लेकिन उनका और कोई जिक्र नहीं है, बस एक नाम कहीं था, तो मैं आपको बस बता दे रहा हूँ अगर आपको याद रह जाए। तो मुख्य 5 ही यहाँ पात्र हैं, सूरज बाबू, रोहन, मोहन और देवा बाबू और महाजन छगन साव। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखो अब छाइयर कहानी का सार संक्षेप, कहानी का सार संक्षेप खोटा में। तो देखो खोटा में ये जो कहानी है, पहले मैं इसका संक्षेप आपको खोटा में बताता हूँ, फिर हम इस कहानी को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, जो मैंने कर रखा है। पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद हम चलेंगे हिंदी वाले पे। देखो कहानी बोलता है कि रोहन और मोहन दो मजदूर हला, कि रोहन और मोहन 2 मजदूर थे। रोहन गांव के जमींदार सूरज बाबू ही यहाँ हुक्मदारी कर हल। रोहन गांव के जमींदार सूरज बाबू के यहाँ सेवा करता था, ठीक है। सूरज बाबू के घटी टूटी सामान आर उनकर खातिर दारू हांडी के जुगाड़ कर हल। मतलब सूरज बाबू का जो भी छोटा मोटा सामान होता था उसको वो लाता था और उनको दारू हांडी का व्यवस्था भी जुगाड़ करता था। संगे संगे ओहो पी लेहल किले के सूरज बाबू पिए खातिर देहल थी। और साथ साथ क्या होता है कि जब वो जमींदार के लिए दारू पानी की व्यवस्था करता था तो वो भी पी लेता था, क्योंकि सूरज बाबू जो जमींदार था वो भी उसको कुछ दे दिया करता था। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई नौकर है किसी के यहाँ, जमींदार के यहाँ, वो कुछ मंगाता, मान लो अपने लिए 5,000 का सामान मंगाया, 10 रुपया नौकर को भी देता कि चलो तुम भी खा लो। तो जब दारू हांडी अपने लिए मंगाता था पीने खाने का सामान, तो रोहन को भी 5-10 रुपया दे दिया करता था कि ठीक है तुम भी पी लेना। तो वो कहानी यहाँ बता रहा है। मैंने के रोहन घनगर गाछे के छाइर तर रहल। इसका मतलब है कि देखो समझना, मैंने के रोहन घनगर गाछे के छाइर तर रहल। अब समझना, घनगर मतलब होता है घना, बड़ा, ठीक है। गाछे का मतलब हो गया पेड़, बड़ा पेड़। छाहिर तर रहल कहने का मतलब, अब समझो, रोहन तो जमींदार सूरज बाबू के यहाँ नौकरी करता था। नौकरी नहीं मतलब उनका सेवक था, उन्हीं के यहाँ पला बड़ा था, उन्हीं के यहाँ रहता था। इसके जो भी फोर फादर थे, इसके पिताजी के पिताजी, सब जमींदार जी के यहाँ उनका मतलब कि सेवा करते आ रहे थे। इनका पुश्तों से ये सेवा करता था रोहन। तो कहानी में बताना, लेखक ने बताना चाहा कि रोहन जो था जमींदार सूरज बाबू के यहाँ हुक्मदारी करता था। इसका पूरा परिवार इनके यहाँ खटता था और ये मजदूर तो था ही। तो ये बताना चाहे कि सूरज बाबू एक बड़ा गांच थे, कहने का मतलब कि बड़े व्यक्ति हैं, इनके छत्र छाया में वो रहा। और मोहन के बारे में आगे आपको पता चलेगा कि मोहन जो है, जो शिक्षक है गांव के, देवा चौधरी, उनके छत्र छाया में रहा। तो भाई एक जमींदार के आगे एक शिक्षक का रसूख ओहदा तो छोटा है। भले शिक्षक बड़ा होता है, लेकिन अगर आप गांव में हैसियत के हिसाब से देखोगे तो जमींदार बहुत बड़ा होता है। तो जमींदार के छत्र छाया में रोहन पला बड़ा, सेवा करते, नौकरी करते, और मोहन जो है देवा चौधरी की छत्र छाया में बड़ा, ठीक है। तो ये घनगर गांच है, कहने का मतलब ये बड़े लोग थे, उनके छत्र छाया में पला बड़ा था। अब देखो यहाँ बोला कि, अब देखो रोहन का स्टार्ट किया, आगे मोहन बताएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ। रोहन और मोहन 2 मजदूर हैला, दोनों मजदूर थे। रोहन गाँव के जमींदार सूरज बाबू यहाँ हुक्मदारी करहल। सूरज बाबू के घटी टूटी सामान आर उनकर खातिर दारू हांडी जुगाड़ो करहल। संगे संगे ओहो पी लेहल की लेके सूरज बाबू पिए खातिर देहल थी, कि पीने के लिए सूरज बाबू देते थे। मैंने के रोहन घनगर गाछेक छाहिर तर रहल। ये हुआ रोहन का बात। अब देखो दोसर बाटे मोहन, दूसरी तरफ मोहन आपन घरे काम काज करे और मजदूरी करहल। वो अपने घर में काम काज करता था, जो भी करना होता था, और मजदूरी करता था। मतलब मजदूरी करने का जो वक्त मिलता वो अपने घर में बिताता, घर के काम काजों में अपना समय देता था। उ गाँवे के गुरुजी देवा चौधरी के यहाँ बेसी आवाजाही बैठन उठन करे से, वो देखो, वो गांव के गुरुजी देवा चौधरी के यहाँ बेसी आवाजाही, मैंने बहुत बार आना जाना, बैठन उठन, उसका जो देवा चौधरी शिक्षक है उनके घर में आना जाना, उठना बैठा लगा रहता था, जिसके वजह से दारू मौत कोनो नाय
जाने और संगे संगे सबे छुआ पुता के पढ़ाईबो करे। जिससे क्या होता था कि चूंकि उसका शिक्षक के यहाँ मोहन का देवा चौधरी के यहाँ आना जाना था, उठना बैठना था, तो उसे दारू मद इस तरह के कोई आदत नहीं थे और साथ साथ अपने छुआ पुता जो होता है मतलब बाल बच्चों को पढ़ाता भी था। ठीक है। रोहन क्या करता, जमींदार के यहाँ रहता, जमींदार का टूटा फूटा सामान सब लाता। टूटा फूटा कहने का मतलब जो भी घटा बड़ा होता है, ठीक है, घटी टूटी मतलब घटा बड़ा आम भाषा में, उनका सामान लाता, उनके लिए दारू हांडी का व्यवस्था करता और साथ साथ वो भी नशा करता था क्योंकि सूरज बाबू उसको भी कुछ पैसे देते थे। लेकिन यहाँ पे मोहन क्या है कि मोहन एक शिक्षक से जुड़ा हुआ था, देवा चौधरी, उसका उसके घर आना जाना था, उठना बैठना था, तो उसी का शिक्षा का संगति का उस पर प्रभाव पड़ा। वो दारू मद ये सब कुछ नहीं जानता था, वो मजदूरी करता, घर में काम करता, अच्छे से अपने बाल बच्चों को पढ़ाता था और अपनी ज़िंदगी जी रहा था। गाँवे जदियो रोहन मोहन ले कटी टनक लोग हल, मकिन दारू हांडी के चलते खंगटल जाहल और मोहन चिकनाइल जाहल। ये बोल रहा है कि गांव में जबकि रोहन जो था गांव में, ये थोड़ा मोहन से अच्छा था। शुरू से 15-20 साल पहले मोहन से इसकी परिस्थिति सब माने में अच्छी थी। ये उससे थोड़ा ज़्यादा अमीर था, इसका घर अच्छा था, इसका परिवार अच्छा था, लेकिन दारू पानी के वजह से, दारू हांडी के चलते खंगटल जा मतलब कंगाल होता जा रहा था, बर्बाद होता जा रहा था। जबकि आर मोहन चिकनाइल जाहल, और मोहन जो है चिकनाइल जाहल कहने का मतलब है कि मोहन की ज़िंदगी अच्छी होती जा रही थी। ठीक है, वो कंगाल होते जा रहा था और ये थोड़ा समृद्ध होते जा रहा था। फिर पीछे मोहन के कहल से रोहन देवा गुरुजी ठीन आवे है। मोहन के कहने से रोहन देवा के गुरुजी के घर आता है और गुरुजी ओकरा दारू हांडी छोड़ाव हथिन और गुरुजी उसका दारू हांडी सब बंद करवाते हैं। तो ये तो खोटा मत था। देखो, मैं चाहता तो पूरी की पूरी कहानी आपके पास लाता और पढ़ के आपको समझा सकता था, पर मेरे हिसाब से आपको उतना नीड नहीं है। देखो, यही भाषा है। ये मैंने खोटा में सार संक्षेप इसलिए डाला कि आप थोड़ा समझो खोटा भाषा में किस तरह का प्रयोग होता है। ठीक है, रोहन आर मोहन दूगो मजदूर हला, रोहन और मोहन दो मजदूर थे। तो शब्दों को थोड़ा सा आप जब पकड़ोगे ना तो आपको कहानी ऐसे भी समझ में आएगी। सो बेसिकली इस फिगर को एक बार और देखो, फिर हम हिंदी में नरेशन करेंगे। हमने कहानी में सिर्फ इतना बताया कि कहानी में 5 पात्र थे। एक तो आपका छगन महाजन था, छगन सा, उसकी भी चर्चा मैंने नहीं की है। एक है सूरज नारायण बाबू, एक है रोहन इनके यहाँ नौकर रहा और मजदूरी भी करता रहा है। इनको कहानी में एक बड़ा वृक्ष का गांच जैसे होता है वैसा बताया गया है। और दूसरा रहा मोहन जो कि देवनारायण चौधरी शिक्षक है, इनके अंडर में रहा है। ठीक है, इन्हीं के घर उसका आना जाना रहा है, तो इस पर संगति का प्रभाव हुआ है, अपनी ज़िंदगी अच्छा जीता है। जबकि रोहन जो है वो चूँकि जमींदार साहब का सारा काम हम करता था, जमींदार साहब दारू पानी के शौकीन व्यक्ति थे, तो वो खुद के लिए मंगाते थे, इसको भी देते। तो देखो, ये बड़े आदमी के साथ रह के सीखा क्या, तो नशा सीख गया। बड़े आदमी की जो संगति थी उसको सीख गया। और ये भले ही देवा चौधरी एक शिक्षक है, लेकिन उनसे इसने सद्गुण सीखा और इसने क्या सीख लिया, अवगुण सीख लिया है। तो यही बताया गया है कि छाइयर कहने का मतलब है कि तुम किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे हो या छोटे वृक्ष के नीचे हो। कहने का मतलब है तुम बड़े आदमी के साथ रहते हो कि छोटे आदमी के साथ रहते हो, किसकी छत्र छाया में रहते हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि संगति तुम्हारी कैसी है, जिसके साथ रहते हो उसका संगत कैसा है। अगर तुम बिलियर्ड्स के साथ भी रहते हो और तुम्हारा उनका संगत ठीक नहीं है तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। और अगर तुम किसी गरीब के साथ भी रहते हो, आई एम जस्ट कोटिंग, किसी बड़े पुरुष के साथ रहते हो और अगर तुम्हारा उनका संगति ठीक नहीं है तो तुम्हारे ऊपर भी संगति का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम भी वही बुरे बुराई सबको सीख लोगे और अपनी ज़िंदगी में पतन करते जाओगे, गिरते जाओगे। अब चलो हम इस कहानी को हिंदी में समझ लेते हैं। छाइयर का सारांश हिंदी में। पूरी कहानी को मैं समेट के थोड़ा लाया हूँ, एक बार आप सुन लो, उसके बाद हम समझ जाएंगे इस कहानी को। जितना मैं बोलूँगा बस उतना ही सुनना। देखो, वैशाख महीने का समय था। सूरज नारायण के नए ढलाई घर का निर्माण कार्य चल रहा था। मोहन और रोहन दोनों यहाँ मजदूरी करते थे। रिश्तों में दोनों गोतिया भाई थे। देखो, वैशाख का समय था, लगभग 12 बजे के समय हो रहा था और दोनों के दोनों सूरज नारायण जो चौधरी हैं, जमींदार हैं, उनके घर में ढलाई का काम हो रहा था और दोनों यहाँ मजदूरी करते थे। और रोहन मोहन दोनों गोतिया भाई थे। रिश्ते में क्या थे, दोनों गोतिया भाई थे। एक दोपहर तेज धूप में कलवा खाने के लिए अपने घर जाने के क्रम में छाइयर या छाँ खोजने लगे। दोपहर में जब इनका एक बेला, ऐसे नहीं होता है कि फर्स्ट आपका इनका काम खत्म हो गया तो ये कलवा मतलब दोपहर का भोजन लंच करने के लिए
अपने घर जाने लगे तो जाते वक्त बहुत तेज़ धूप थी, तो ये छां खोजने लगे। ताड़ और खजूर पेड़ों के नीचे अच्छी छाया नहीं आ रही थी। रास्ते में आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल और वट वृक्षों की भी छाया में वो दोनों सुस्ता लिए। एक्चुअली रास्ते में उनको ताड़ और खजूर के पेड़ मिले, लेकिन उनमें ताड़ और खजूर के पेड़ में छाया कितनी होती है, बहुत कम होती है, तो उनको अच्छी छाया नहीं मिली। लेकिन रास्ते में आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल और वट वृक्षों की भी छाया में वो दोनों सुस्ता लिए। देखो, लेखक बताना चाहता है कि झारखंड जो है ना, उसमें बहुत प्रकार के पेड़ पौधे मिलते रहते हैं या हैं। सो इस तरह के रास्ते में उन्हें पेड़ मिले, कभी आम मिले, कभी जामुन, कभी करंज। वो अपने घर जाने के रास्ते में, चूँकि जो जमींदार का घर था इनके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था, सो रास्ते में वो थोड़ा थोड़ा छाया में सुस्ताते चले गए। इस तरह से हर दिन वो आने जाने लगे। तो इस तरह से चूँकि जमींदार के घर में ढलाई काम चल रहा था, दोनों मजदूर थे, तो ये डेली का इनका आना जाना लगा रहा। अब देखो, 15-20 दिनों बाद बालू खत्म हो जाने के चलते ही एक बेला में काम हुआ। एक्चुअली 15-20 दिन बाद क्या हुआ कि छड़, सीमेंट, बालू में बालू खत्म हो गया। अब चूँकि बालू खत्म हो गया तो काम रुक गया घर का, जो घर में ढलाई का या जो भी प्लस्तर का काम चल रहा था वो रुक गया। दोनों रास्तों में एक पेड़ की छाया में रुककर सुस्ताने लगे। तो भाई एक बेला के बाद काम रुक गया, तो वो दोनों अपने घर लौटने लगे। तो जब रास्ते में जा रहे थे, कड़ी धूप थी, तो कहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। दोनों अपने अपने घर परिवार की बातें करने लगे। और दोनों क्या करने लगे, अपने घर परिवार की बातें करने लगे कि भाई घर हमारा आपस में जैसे नहीं होता, दोनों गोतिया भाई थे, तो अपने बहुत सारे बातें कर रहे थे, तो घर परिवार की बात उन्होंने छेड़ दी और बात करने लगे। अब रोहन ने मोहन से आश्चर्य के स्वर में पूछा कि तुम कैसे अपना परिवार इतने अच्छे ढंग से चला लेते हो। अब देखो, रोहन दोनों मजदूर था, लेकिन रोहन देखता था कि मोहन एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। वो खुश रहता है, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहा है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाना खाता है। लेकिन हम भी मजदूर हैं, लेकिन हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर ये जिज्ञासा थी, वो बहुत दिन से देख रहा था। तो उसने एक दिन पूछ लिया, रोहन ने मोहन से आश्चर्य के स्वर में पूछा कि तुम कैसे अपना परिवार इतने अच्छे ढंग से चला लेते हो, कैसे तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हम दोनों ही मजदूर हैं, लेकिन हमारे रहन सहन और शिक्षा में इतना अंतर क्यों है। रोहन बात करते करते रोने लगा। देखो, रोहन जो है ना, मोहन से बातों बातों में, घर परिवार के बातों में ये पूछ लेता है कि भाई तुम इतना अच्छा से जीवन निर्वाह कैसे कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तुम अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा खा रहे हो, हम तो ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वो बहुत प्रकार के प्रश्न पूछता है, ठीक है, जबकि हम दोनों मजदूर हैं। तुम भी ईंटा उठाते हो, बालू उठाते हो, गिट्टी उठाते हो, सामान ढोते हो, मेरे साथ कूली मजदूरी का काम करते हो, तो आखिर इतना अंतर क्यों है हम दोनों के बीच में। और चूंकि आप जब कहानी पढ़ो खोटा में, तो आप उसमें देखना कि ये प्रश्न रोहन पूछते ही जाता है। अब मोहन चुपचाप रहता है, चूंकि इसका प्रश्न ही खत्म नहीं होता है, कोई उत्तर दे। फिर क्या होता है, मोहन बाद में बोलता है कि मैं एक एक करके तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मोहन बोला कि 15-20 वर्ष पहले तुम हमसे भी ज़्यादा गरीब थे। पहले 15-20 वर्ष पहले मोहन बोलता है कि हम तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे। मतलब रोहन को बोलता है कि रोहन, हम तो तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे 15-20 साल पहले। तुम धन, दौलत, बुद्धि, ज्ञान सब में हमसे आगे थे। मतलब तुम्हारा धन, दौलत, बुद्धि, ज्ञान, घर परिवार सब कुछ अच्छा था मेरे से। लेकिन आज फर्क इसलिए है कि हम छोटे पेड़ की छाया में हैं और तुम बड़े वृक्ष की छाया में हो। देखो, ये जो है ना, ये मेन पंच लाइन है कहानी का, कि मोहन ने उसे बता दिया एक तरह से इशारों में कि मैं जो हूँ आज अंतर इसलिए है कि मैं छोटे पेड़ की छाया में हो, तुम बड़े पेड़ की छाया में हो। बड़ा पेड़ वहाँ कौन था, जमींदार सूरज नारायण सिंह। छोटा पेड़ कौन था, तो गाँव का शिक्षक देवा चौधरी। अब समझना, मैंने लिख दिया अलग से कि छोटे पेड़ की छाया का अभिप्राय क्या था, तो गुरुजी देव नारायण चौधरी की संगति। ये चूंकि मोहन का गुरुजी देव नारायण चौधरी के घर में आना जाना था, वो अपने जीवन में हर कार्य से पहले उनका सलाह लेता था, उनका आज्ञा मानता था। उनके संगति में उसे बहुत कुछ सीखने को मिला था, किस चीज़ पर कंट्रोल करना है, तन मन धन, मैंने कैसे अपने मन को वश में रखना है, कैसे कार्य करना है, क्या चीज़ नहीं, मतलब जैसे दारू पानी नहीं पीना है, बच्चों के साथ समय देना है। तो इस तरह की संगति उस पर पड़ा था। लेकिन बड़े पेड़ की छाया का अभिप्राय क्या था, तो जमींदार सूरज नारायण सिंह की संगति। क्योंकि देखो, रोहन जो है ना, रोहन के पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियों से सूरज नारायण चौधरी के यहाँ रोहन का पूरा परिवार नौकरी मजदूरी कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद उसकी ये स्थिति होगी, जबकि जमींदार सूरज नारायण सिंह बड़े ही जमींदार है, तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो इसकी तो ज़िंदगी और अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी बुरी हो गई। क्यों? क्योंकि जमींदार सूरज सिंह का जो आदत था वो उनको गलत आदत था, और रोहन उनके साथ रह के वो उसी गलत आदत को सीख गया, तो कुसंगति का असर हो गया उस पर। अब रोहन 3 पीढ़ियों से जमींदार के परिवार की सेवा करता आया था, ये मैंने बता दिया आपको। जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता था तो उसे भी पीने के लिए 5 रुपये देता था, और रोहन को पीने की खराब लत लग गई। अब जमींदार बाबू जो अपने नौकर से
रोहन से, सेवक से अपना सामान मंगाते थे, दारू हांडी, तो वो 100 का दारू मंगाते तो 5 रुपये उसको भी देते कि भाई तुम भी खा पी लेना। तो इसको दारू का लत लग गया। अब एक दिन रोहन को घर जाने के रास्ते में एक ताड़ी वाला मिला। अब एक दिन क्या हुआ कि दोनों जैसे काम करके जमींदार के घर से लौट रहे थे, तो जाते वक्त क्या हुआ, रास्ते में एक ताड़ी वाला मिला। रोहन ने ताड़ी से अपना प्यास बुझा लिया। तो भाई रोहन ने क्या किया, उसे पीने की शराब आदत थी, उसने ताड़ी पी लिया। और मोहन जो उसके साथ में भी था, मोहन ने ताड़ी वाले से पानी मांग कर पी लिया। देखो मोहन को दारू पानी की आदत था नहीं, तो मोहन ने पानी पिया और रोहन ने ताड़ी पी लिया। नशा चीज ही वैसी है। आगे रास्ते में साहूकार छगन साहू की दुकान थी। अब जैसे इन लोग आगे बढ़े, रोहन मोहन दोनों जा रहे थे, रास्ते में ताड़ी वाला मिला, तो रोहन ने ताड़ी पी लिया, मोहन ने पानी पी लिया। थोड़ा और दूर लोग बढ़ते हैं तो छगन साहू की दुकान मिलता है। अब देखो छगन साहू की दुकान पे क्या होता है, छगन साहब बेसिकली बाहर में तो वो लेमन जूस, बिस्कुट, दालमोट आदि बेचता था। लेमन जूस, बिस्कुट और दालमोट, ठीक है, ये तो बचपन के पुराने दिन याद आ गए। तो बाहर में लेमन जूस, बिस्कुट, दालमोट आदि बेचता था, लेकिन अंदर शराब और चखना की व्यवस्था थी। छगन साहू जो था अपना दुकान के बाहर में, ये देखो ये छगन साहू है, ये देखो ये दुकान के बाहर में तो वह बिस्किट, लेमन जूस, टॉफ़ी वॉफ़ी, दालमोट ला के रखता था, लेकिन इसके दुकान के अंदर में दारू और चखने की व्यवस्था थी, ठीक है, की व्यवस्था थी, चखने की व्यवस्था थी। मोहन सिर्फ पकौड़ी खाया, लेकिन रोहन ने शराब का आनंद लिया। मतलब छगन साहू की दुकान पे भी एक जगह से ताड़ी पी के निकला ही था, लगता भाई का कैपेसिटी ठीक था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक जगह ताड़ी पी के निकला ही था, फिर छगन साहू की दुकान मिला तो उसने, मोहन ने तो वहाँ पकौड़ी खाया, लेकिन रोहन ने क्या किया, वहाँ शराब भी पी लिया, पकौड़ी भी खाया, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि छगन साहू मोहन से पैसे नहीं लेना चाहता था। एक्चुअली जब पैसे देने की बारी आई तो छगन साहू ने रोहन से तो पैसे लिए, लेकिन वो मोहन से पैसा नहीं लेना चाहता था, लेकिन मोहन ने फिर भी ज़बरदस्ती पैसे दे दिए। रोहन ने इस बात पे ऐतराज़ भी किया कि भाई जब वो पैसा लेना नहीं चाहता तुमसे, तुमने क्यों दिया। तो मोहन बताता है कि देखो छगन साहू हमको जाल में फंसाना चाहता था, हम उसके लिए तो कुछ किए नहीं, उनको फ्री में क्यों खिला रहा है, हमको बेकार का वो कृतज्ञ बना देगा और बाद में धीरे धीरे लत लगा देगा। अभी फ्री में खिलाएगा, बाद में हम बार बार फ्री के चक्कर में चले आएंगे। बाद में पहले तो हम पकौड़ी खा रहे हैं, बिस्किट खाएंगे, बाद में फिर दारू पानी के लिए पूछेगा हमसे, और धीरे धीरे हम उसके चंगुल में फंस जाएंगे। तो मोहन छगन के नए लोगों को लालच देने का वो समझता था कि ये जो है अभी लालच दे रहा है। देखो नशा की आदत ऐसे ही स्टार्ट होती है, कोई आपको फ्री में ऑफर करेगा, बाद में जो आपको लत लग जाएगा तो आप खरीद कर पियोगे। तो ये एक मतलब एक तरह का चाल है जो नशा करते हैं लोग, जो अपने दूसरे दोस्तों को नशा का आदत डलवाते हैं, वो चूँकि फ्री में पिलाते हैं, ताकि बाद में ऐसा हो कि उससे नशा की इतनी लत हो जाए कि वो खुद खरीद के पिए और हमें भी पिलाए। तो ये बताना चाहा लेखक ने। 1 माह बाद फिर दोनों की मुलाकात हुई, 1 महीने बाद दोनों फिर मिले। रोहन मोहन की उन्नति का रहस्य समझ चुका था। अब चूंकि मोहन ने उसे बोल दिया था कि तुम बड़े गाछ के नीचे हो और मैं छोटे गाछ के छाया पे हूँ, तो रोहन इस बात को समझ गया था कि अच्छा वो देवा चौधरी के छाया में है, छत्र छाया में है, इसलिए उसकी उन्नति हो रही है, और मैं जमींदार सूरज नारायण चौधरी के छत्र छाया में हूँ और उसकी संगति का मुझ पर असर पड़ गया, उसकी कुसंगति का, इसलिए मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। तो वो रहस्य को समझ चुका था। उसने मोहन से गुरुजी से मिलवाने का अनुरोध किया। मोहन को बोला कि मुझे ही मिलवा गुरुजी से। गुरुजी ने रोहन से शराब त्याग का गुरुदक्षिणा मांगा। जब ये दोनों मिलने गए तो कहानी जो है उसमें थोड़ा लंबा नरेशन है। गुरुजी के पास जब मिलने आते हैं तो गुरुजी बोलते हैं कि अरे तुम आए हो क्या, दारू वारू लेके आए हो क्या, मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं, थोड़ा सा उसे मजा लेते हैं। तो रोहन शर्मिंदा होता है। तो रोहन उससे बोलता है कि देखिए हमें भी, मेरी भी ज़िंदगी अच्छी करनी है, मोहन भी मजदूर है कि इसका लाइफ अच्छा चल रहा है। तो गुरुजी इसको बोलते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, और तुम्हें अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा भी तो तुम्हें गुरुदक्षिणा पहले देना होगा। सबसे पहला काम है तुम्हें शराब छोड़ना होगा, क्योंकि तुम अगर शराब का त्याग न करोगे तो तुम्हारी उन्नति नहीं होगी और लोगों को पता चलेगा कि मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, तुम मेरी छत्र छाया में आ गए हो, उसके बावजूद तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही तो मेरा नाम बर्बाद होगा। तो सबसे पहले तुम्हें शराब छोड़ना होगा। साथ साथ गुरुजी ने देखो शराब छोड़ने के लिए बोला कि तुम्हें गुरुदक्षिणा में शराब त्यागना होगा। गुरुजी ने कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तभी तुम्हें शिक्षा देंगे, नहीं तो अपना नाम क्यों खराब करें। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमको शिक्षा देकर अपना नाम क्यों खराब करेंगे। अब देखो कहानी में जो बताया गया, थोड़ा सा मैं आपको और बता रहा हूँ, यहाँ मैंने नहीं लिखा है। गुरुजी ने उससे बोला कि तुम्हें तन मन धन तीनों चीज़ पे कंट्रोल करना होगा।
तन मन धन। पहले तुम्हें मन पे कंट्रोल करना होगा, मन को अपने वश में करना होगा। मन जो है सबसे ज़्यादा चंचल है, वो 1 सेकंड में आकाश में, 1 सेकंड में ज़मीन में पहुंच जाता है। तो तुमको मन को अपने कंट्रोल में रखना होगा। जब तुम मन को कंट्रोल में रखोगे तो तुम शराब को छोड़ पाओगे। अदरवाइज तुम्हारा मन करेगा दारू पीने का, हांडी पीने का, ताड़ी पीने का, तुम चले जाओगे। और जब तुम्हारा मन कंट्रोल में हो जाएगा तो तुम्हारा तन कंट्रोल में होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन कंट्रोल में रहेगा, तुम दारू नशा नहीं करोगे तो तुम शरीर से स्वस्थ रहोगे। तुम शरीर से स्वस्थ रहोगे तो तुम अच्छा खाना खाओगे, अच्छी ज़िंदगी जियोगे, मजबूत रहोगे। और जब तुम अच्छा खाना खाओगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। देखो, मन ठीक रहा, मन को तुमने कंट्रोल किया, तुमने दारू नहीं पिया तुमने, तो तुम्हारा तन जो है मजबूत रहेगा। तन मजबूत रहेगा, तुम अच्छा खाना खाओगे और बहुत मेहनत करोगे। और जब तुम बहुत मेहनत करोगे तो धन अच्छा अर्जन करोगे, और चूंकि पैसा बर्बाद नहीं होगा तुम्हारी उन्नति होगी। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें मन तन और धन तीनों पे कंट्रोल करना होगा, ठीक है, तब तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। गुरुजी ने रोहन को जीवन परिवर्तन का गुरु मंत्र दिया। जीवन बदलने के लिए यही तन मन धन वाला कहानी उन्होंने उनको बताया कि तुम्हें ऐसा करना होगा, शराब छोड़ना होगा और मन तन धन तीनों पर कंट्रोल करना होगा। ना ही तो तुम्हें एक्स्ट्रा धन खर्च करना होगा दारू पे, दारू छोड़ना होगा, तुम्हारा मन को कंट्रोल करना होगा, उससे तुम्हारा तन मजबूत होगा, तुम ज़्यादा मेहनत कर सकते हो और तुम्हारी तरक्की होगी। तो गुरुजी ने रोहन को जीवन परिवर्तन का गुरु मंत्र दिया। रोहन ने 6 महीने साल भर बाद मिलकर सफलता विफलता की कहानी सुनाने का वादा किया, और गुरुजी को रोहन ने ये वादा किया कि हम 6 महीना बाद मिलेंगे और हम सफल या विफल क्या हुए आपके गुरु मंत्र के बाद हम आपको बताएंगे। गुरुजी को प्रणाम कर रोहन और मोहन दोनों अपने अपने घर चले गए, और दोनों को प्रणाम करके गुरुजी को वो दोनों अपने अपने घर चले गए। तो देखो, ये जो कहानी थी ना छैयर, इसका जो मैं बताया था कि इसका जो 1 सेकंड, यहाँ जो मैंने बताया था कहानी का जो मूल संदेश है संगति का प्रभाव, ये यही देखो कहानी में ये बताया गया है कि आप कितने भी बड़े व्यक्ति के छत्र छाया में रहो, अगर उस व्यक्ति का आदत अच्छा है, अगर उसमें अच्छे हैबिट्स हैं और आप उसके साथ जुड़े हो तो आप में भी अच्छे हैबिट्स आएंगे, अच्छी आदत आप में बनेगी और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा डायरेक्शन में ले आ सकते हो। वरना आप किसी बड़े आदमी के साथ रहो, छोटे आदमी के साथ रहो, अगर उसकी संगति अच्छी नहीं है, वो खुद बुरा है, उसको बुरे चीज़ों का लत है, तो आप भी वैसा ही चीज़ सीख जाओगे। तो इसीलिए हमें संगति पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बड़ा व्यक्ति है हम उसके साथ चले गए तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, नहीं। बड़ा हो या छोटा हो, आप किसी की छत्र छाया में रहो, ठीक है, आप छत्र छाया किसी की छत्र छाया में रहो, चाहे बड़े जमींदार बाबू के, चाहे छोटे गुरुजी देवा चौधरी के, आप किसी के छत्र छाया में रहो, उसका संगत जैसा होगा उसी का असर आप पे होगा, और उसी तरह का असर होने से आपकी ज़िंदगी में उत्थान और पतन होगा, ठीक है। या तो आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, या आपका पतन हो जाएगा। तो संगति का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, यही बताना चाहा। छायर में जो छाह था वो एक्चुअली डिपिक्ट कर रहा था जमींदार बाबू का और शिक्षक देवा चौधरी का, कि इनके छत्र छाया में ये था, इसके छत्र छाया में ये था, और इनको बुरी आदत थी तो इसको भी बुरी आदत हो गई, इनको अच्छी आदत थी तो इसने भी अच्छी आदत सीखा, इसकी ज़िंदगी अच्छी रही, इसकी ज़िंदगी बुरी हो गई। तो संगति का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो हमें अच्छी संगति बनानी चाहिए। सो ये देखो, ये छैयर कहानी का मेन सारांश था। मैंने खोटा में भी आपको बताया है और हिंदी में भी बता दिया। अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ MCQs देखेंगे। देखो क्वेश्चन में आते कैसे हैं। अगर इसी कहानी को मैंने पढ़ा तो इससे जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते कैसे हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, छैयर कहानी के गाँव एक जमींदार के की नाम हलई, कि छैयर कहानी के गाँव के जमींदार का क्या नाम था। तो भाई सूरज नारायण सूरज बाबू नाम था, ठीक है। देखते चलो, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और खोटा पढ़ने में तो आनंद आने लगा है। दूसरा, छैयर कैसन किताब लागे। छैयर जो है किस किस्म का किताब था, क्या कविता संग्रह है, निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है या उपन्यास है। ये तो खोटा में पूछा गया प्रश्न है, वरना संग्रह नहीं होता संग्रह होता, लेकिन खोटा में संग्रह को संग्रह लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूछा है कि छैयर कैसन किताब लागे, छैयर किस प्रकार का किताब लगा, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, उपन्यास है कि निबंध संग्रह है। तो भाई कहानी संग्रह है। छैयर किस टाइप का किताब है, कहानी संग्रह। मैंने पहले ही बोला है, देखो पहला स्लाइड में ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। छैयर क्या है, कहानी संग्रह है। वैसे आपसे पूछ लेगा कि जिंदगी के टो किस टाइप का किताब है, तो भाई ये उपन्यास है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। मैंने जितना आप मेरे स्लाइड में बताया उसमें तो कुछ मत छोड़ना, ठीक है। बाकी आपको कहीं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना हो तो अच्छी बात है,
वैसे बाद में MCQ भी कराएंगे, अभी जितना करा रहा हूँ पहले उसको देख लो। तीसरा, छैयर के अर्थ, छैयर के अर्थ की हवे, कि छैयर जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो छाया। ठीक है। चौथा देखो, छैयर ककर लिखल कहानी संग्रह लगाई। छैयर जो है किसका लिखा हुआ कहानी संग्रह आपको लगता है, किसका, इनमें से किसका लिखा हुआ कहानी संग्रह है? पंचम महतो, DC राम, चितरंजन महतो या मनपूरन गोस्वामी? तो आंसर क्या होगा? चितरंजन महतो। अच्छा, छैयर का एक अर्थ छाया, दूसरा परछाई भी होता है, याद रखना। ठीक है, मान लो वो ना देखे ये दे दिया तो। अब देखो, छैयर कहानी संग्रह है काई गो कहानी है, कि छैयर कहानी का जो ये संग्रह है, जो गौच है, गौच मतलब संग्रह, देखो गौच होता है, ठीक है, किसमें? खोरटा में। तो ये आपसे पूछ रहा है कि छैयर कहानी संग्रह है काई गो कहानी है, कितना कहानी है? तो 10 कहानी है। मैंने बताया था आपको छैयर में कितना कहानी है, 10 कहानी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। मोहन कौन कहानी के पात्र लागे? मोहन किस कहानी का पात्र आपको लगता है? तो देखो, इसलिए मैंने पात्र बताया था। आपसे नाम से पूछ लेता है, आपसे पूछेगा रोहन किस कहानी के पात्र था, आपसे पूछेगा देवनारायण चौधरी किस कहानी के पात्र था, सूरज नारायण चौधरी किस कहानी के पात्र था। तो हर कहानी को पढ़ने से पहले उसके पात्रों को आपको जरूर याद रखना है। तो मोहन कौन कहानी के पात्र लागे, मोहन किस कहानी का पात्र लग रहा है आपको? बोने के लोर, छैयर, हम कैसे जियब, चोर डाकू और लुटेरा, तो छैयर। 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एकर में कौन कहानी टा छैयर के नाय हगे? नाय नहीं होगा, छैयर खोटा में ऐसे लिखाते हैं नाय, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन कहानी छैयर का नहीं है। जो छैयर किताब है उसमें जो 10 कहानियां हैं, उसमें से छैयर किताब में कितनी कहानियां? 10 कहानियां हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन कहानी छैयर संग्रह जो है, कहानी संग्रह उसका नहीं है। तो भाई देखो, गुरु जी की फिक्र है, समय कटवा होगा, समय होगा ये, समय कटवा ताश खेला भी है, नवा जमींदार भी है, मायके लोर नहीं है, मायके लोर नहीं है। कौन सा लोर है? बोने के लोर है, ठीक है, बन के आंसू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये मायके लोर जो है वो छैयर कहानी संग्रह का नहीं है। ठीक है। अब देखो, एकर में से कौन कहानी टा छैयर किताबें शामिल है, कि इसमें से कौन कहानी छैयर किताब का है? ढरकल लोर गलत, हुब गलत, बोने के लोर हाँ ये सही है, डाइन ये भी नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा कि एकर में कौन कहानी टा छैयर किताबें शामिल है, कि इसमें से कौन कहानी छैयर किताब में शामिल है? तो बोने के लोर इज द करेक्ट आंसर, कि बोने के लोर मतलब सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको छैयर कहानी में शामिल है। तो देखो कितने छोटे छोटे बड़े मतलब आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, छैयर कहानी संग्रह पहलिका कहानी कौन टहा के, कि छैयर कहानी संग्रह पहिलका कहानी कौन टहा के, कि छैयर कहानी संग्रह में पहली कहानी कौन सी है? आपसे पूछा गया पहली कहानी कौन सी है, मतलब ये भी पूछ सकते हैं लास्ट 10वीं कहानी कौन सी है, तो थोड़ा देखना है इसको। तो छैयर कहानी में जो पहली कहानी हो छैयर ही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागत? किस कहानी में, देखो आपसे पूछा क्या गया है, किस कहानी में रोहन मोहन दोनों मजदूर थे? मजूरा मतलब मजदूर। तो आपको कहानी का नाम बताना है जिसमें कि 2 पात्र रोहन और मोहन मजदूर थे। तो छैयर, नवा जमींदार, बोने के लोर और सांस्कृतिक झगड़ा, तो छैयर होगा। छैयर में ही तो रोहन और मोहन दोनों मजदूर थे। ठीक है। क्वेश्चन में 11 देखो, छैयर कहानी है देवा चौधरी के हालत। आपसे पूछ रहा है कि छैयर कहानी में देवा चौधरी कौन था? तो भाई गांव का शिक्षक था, गांव के गुरुजी। आपसे ऑप्शन में बोला है गांव के जमींदार, गांव का जमींदार था, गांव के गुरुजी, गांव का गुरुजी था, गांव के मोट महतो, गांव का मोट महतो था, या केऊ नाय? केऊ नाय, नाय ऐसे लिखा था खोटा में कि कोई नहीं था। तो नहीं, देवा चौधरी छैयर कहानी में गांव के गुरुजी, गांव के गुरुजी थे। क्या थे? गांव के गुरुजी थे, गुरुजी थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब क्वेश्चन 12 देखो, सूरज बाबू घर केकर बेसी आना जाना रहो हलाई? सूरज बाबू के यहाँ, जो सूरज बाबू कौन थे? जमींदार थे। तो उनके घर में किसका बेसी आना जाना था? तो रोहन का था। रोहन ही तो वहाँ काम करता था। मोहन का बेसी आना जाना, मोहन का बेसी आना जाना कहाँ था? देवनारायण चौधरी के यहाँ जो कि शिक्षक थे। और रोहन का कहाँ था? तो भाई सूरज बाबू के यहाँ। तो सूरज बाबू घर केकर बेसी आना जाना रहो हलाई? तो रोहन का। ठीक है, आराम समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, छैयर कहानी है धानगर
धान गईर छाईर केकर प्रतीक हलाई। आपसे बोल रहा है कि छाईर की कहानी में धान गईर मतलब घना, डेंस, छाईर घना छाया किसका प्रतीक है, हलई किसका प्रतीक था। छाईर कहानी में जो घना छाया था वो किसका प्रतीक था। तो भाई घना छाया तो सूरज नारायण चौधरी का था, धनगर था, वही तो था। तो सूरज बाबू का जो प्रतीक था वो धनगर छाया था। लेकिन पातर छाया, फिर देखो एक क्वेश्चन पूछा है कि छाईगर कहानी है पातर छाईर केकर प्रतीक हलई। तो पातर छाया जो था वो देवा चौधरी जो गुरु जी का था। घना छाया किसका था, जो रईस रसूखदार व्यक्ति था सूरज बाबू या सूरज नारायण चौधरी। तो उनका जो छाया था छाईर वो धानगैर था। धानगैर कहने का मतलब घना, ठीक है, घना या बड़ा। और पातर मतलब पतला, ठीक है, या फिर लेस डेंस, ठीक है, मतलब जो बहुत घना ना हो। तो छाईर कहानी में पातर छाईर मतलब कि लेस डेंस छाया किसका था, तो देवनारायण चौधरी को डिपिक्ट किया गया है कि ये इनका छत्र छाया छोटा था। और सूरज नारायण चौधरी के बारे में बताया गया कि उनका जो छाया था वो बड़ा था। रोहन उनके छत्र छाया में था, कुसंगति में था, इसलिए बर्बाद हो रहा था। और छोटा पातर छायर में कौन था, देव चौधरी जो पातर छाया रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके अंडर में कौन था, मोहन था। तो मोहन इनके संगति में इनका सलाह मान के तरक्की कर रहा था। तो यही देखो, ये छाईर का पहला जो कहानी था मैं आपके लेके आया था। मैंने लगभग 15 क्वेश्चन आपको कराए हैं और कहानी को खोटा हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बस कहानी को मैं जैसे बताया वैसे ही याद रखना। संक्षेप में 2 मजदूर थे, दोनों काम करते थे और काम के बाद मैंने जो बताया कि एक को शराब की लत थी, दूसरे को नहीं था। पहला ये सोचता है कि मोहन कैसे अच्छा हो रहा है। मोहन बताता है कि तुम बड़े गांच के छाँव में हो, मैं छोटे में हूँ, इसलिए उनका संगति का असर तुम पे हो रहा है। और छोटे गांच के जो छाँव है देवनारायण चौधरी, इनका संगति का असर हम पे हो रहा है। तुम बुरी आदत पकड़ ली हो, हम अच्छी आदत पकड़ ली है, तो तुम उसको छोड़ोगे तो तुम सफल हो जाओगे। रोहन इस बात को समझता है कि मोहन क्या बोलना चाह रहा है। वो देवनारायण चौधरी के यहाँ जाता है, गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी उसको बोलता है कि तुम शराब छोड़ो, तन मन धन पे कंट्रोल करो, तुम्हारी भी तरक्की होगी। रोहन फिर बोलता है कि ठीक है, 6 महीना साल बाद हम आपसे आके मिलते हैं, आपका जो गुरु मंत्र हमको मिला है वो हम उससे सफल हुए कि विफल हुए बताते हैं। ये देखो मैंने फिर एक बार छोटा सारांश में आपको बता दिया, यही कहानी था। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये छाईर का पहला कहानी, हम दूसरा भी लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में पूछना। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं खोटा को पूरा ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और अब तो मैं ट्राई करूँगा कि जो खोटा लिखा हुआ उसका सिनॉप्सिस थोड़ा सा बड़ा बताऊँ आपको, ताकि आप शब्दों से भी जुड़ पाओ। या फिर मैं खोटा के लिए एक शब्दावली लेके आता हूँ। खोटा के बहुत सारे शब्द रहेंगे, इधर बगल में आपका हिंदी मीनिंग रहेगा, ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। सो टिल देन मैंने जितना कुछ बताया उसको ध्यान रखना। और खोटा के लिए टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊँगा 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे, ट्रस्ट में, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये जो खोटा का डर अपने मन से निकाल दो। ऐसी सब कहानियाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप जो पढ़ने लगोगे ना तो आपको आनंद आने लगेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।